राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। एक शाम ऑफिस से आकर राहुल ने बताया कि उसका ट्रांसफर बेंगलुरु से हैदराबाद कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से महिमा के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। महिमा बोली, राहुल, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी। हमारे दोनों बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर सके। अब घर, बाहर, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। महिमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल का मन और परेशान होने लगा। वो बोला, देखो महिमा, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, फिर सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में आसानी होगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महिमा का मूड ठीक करने के लिए राहुल फिर बोला, देखो महिमा, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर कभी कोई और जरूरत पड़ती है तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लोग तो हैं ही। लेकिन राहुल के समझाने का महिमा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला बार था जब महिमा को राहुल से अलग रहने की जरूरत आ पड़ी थी। राहुल ने फिर समझाते हुए कहा, देखो महिमा, मैं तुम्हें और बच्चों को भी ले चलता, लेकिन फिर बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ के लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। हो सकता है कि 1-2 साल में मुझे कंपनी वापस बेंगलुरु बुला ले, इसलिए मेरा अकेले जाना ही उचित होगा। राहुल को अगले ही सोमवार को हैदराबाद ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बेमन से जाने की तैयारी करने लगा। वो भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था। उसे तो घर का कोई भी काम नहीं आता है। वो मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं वहाँ कैसे रहूंगा। मगर महिमा और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा था, और न ही महिमा का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। रविवार की सुबह से ही राहुल की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह राशन, सब्जी, फल, मिठाई, दवाई आदि घर में रखता जा रहा था, ताकि महिमा को बाद में बाजार के चक्कर न लगाने पड़े। तभी राहुल ने महिमा से पूछा, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहो क्या। महिमा बोली, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। राहुल बोला, हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाएं, फिर हर शनिवार को मैं आ ही जाऊंगा। राहुल ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गईं। वो बोली कि वे यहाँ की सब व्यवस्था उसकी छोटी बहन और उसके पापा को समझाकर कल ही बेंगलुरु आ जाएंगी। मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुन महिमा ने राहत की सांस ली। फिर उसने राहुल की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे हैदराबाद के लिए विदा किया। रास्ते भर राहुल यही सोचता रहा कि नौकरी और जीवनयापन के लिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। राहुल मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ महिमा और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि महिमा के बिना वो कैसे रहेगा। एक सप्ताह जैसे तैसे गुजारकर अगले शनिवार की रात को जब राहुल एक दिन के लिए बेंगलुरु आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके आसपास मंडराने लगे, और महिमा के पास तो राहुल को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मानो वह सालों बाद राहुल से मिल रही हो। एक सप्ताह तक राहुल के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह राहुल के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा तो एक ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। उनका बस चलता तो वे एक ही दिन में राहुल को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीजें बना और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन मम्मी जी का वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि राहुल की बहन के पेपर शुरू होने वाले थे। उनके बिना उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी।
अगले दिन मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्जा खाने की। महिमा ने भी उनका साथ देते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्जा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। राहुल का मन नहीं इस समय बाहर जाने का हो रहा था और न ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा खुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और महिमा के हाथ का बना घर का गरम गरम खाना खाए। पर बच्चों और महिमा की इच्छा को पूरा करने के लिए वो बेमन से ही सबको साथ लेकर पिज्जा खाने चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह हैदराबाद के लिए निकल गया। हैदराबाद पहुंचने के साथ ही राहुल की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज्यादा भाग दौड़ वाले बन गए। इधर महिमा अकेली है, यह सोचकर बीच बीच में उसके साथ ससुर चक्कर लगा जाते थे। पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे, इसलिए ज्यादा दिन रुक नहीं पाते थे। एक शनिवार जब राहुल घर आया तो घर पर महिमा की मां माधुरी जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। महिमा के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। राहुल को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वो बोली, राहुल बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? राहुल बोला, नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर। बस घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती रहती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही राहुल फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो माधुरी जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही राहुल को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो माधुरी जी ने कहा, ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यही कुछ बना लूंगी। निकलते निकलते राहुल ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूंगा, बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। माधुरी जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन राहुल के जाने के बाद महिमा को आड़े हाथों लिया। वो बोली, महिमा तुझे क्या लगता है राहुल की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसने उसकी कोई गलती है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? राहुल बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीबी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा शरीर नहीं दिख रहा है? मैं देख रही हूँ, एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की जरूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? महिमा ने आश्चर्य से पूछा, पर माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रही है मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे राहुल की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हैं? माधुरी जी ने जवाब दिया, देख महिमा, जब से राहुल हैदराबाद गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है, पर एक बार भी मैंने तुम्हें राहुल की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि राहुल वहाँ क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्राइस होते होंगे। शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की जरूरत होती होगी तो क्या करता होगा। माधुरी जी ने आगे कहा, बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उसे एक दिन भी तो उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू राहुल के बिना घर गृहस्थी के छोटे बड़े काम नहीं कर सकती?
इस पर महिमा बोली, माँ मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हैं कि दोनों बच्चे इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है। और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ जाने को। इस पर माधुरी जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि राहुल के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है। मेरी नज़र में तो तुझसे ज्यादा परेशानी राहुल को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल राहुल दूर गया है, पर राहुल से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सबके लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है। तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान ला कर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर राहुल आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि राहुल को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। बाहर के खाने से वह कतराता है, फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज्जा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला आया कर। माँ की बात सुनकर महिमा को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी। ऐसा नहीं था कि राहुल के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। राहुल की परेशानियों के बारे में न सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर महिमा घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से राहुल के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब राहुल के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक महिमा की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों महिमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि राहुल भी तो भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीजों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा। अपने आंसू पोंछते पोंछते महिमा जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात मेहनत करने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी द्वारा बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है। किसी भी व्यक्ति, धर्म अथवा जाति को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है।